Now I request Professor Poonam Batra of Delhi University. She has worked a lot on elementary education and training for elementary education, besides being a researcher on education. Professor Batra. Thank you, Professor Mohanty, and organizers for giving me this opportunity. मैं कोशिश ये करूँगी कि कुछ ख़ास मुद्दे जो कि एक तरह के एजुकेशन का जो डिस्कोर्स चल रहा है, जो जिस तरह के बहस चल रही है, उसमें हमको कैसे गुमराह किया जा रहा है, और ये सारे जो मूल मुद्दे हैं एलोकेशंस के, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स के, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो एकदम कहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमको कहीं किसी की तरह से गुमराह किया जा रहा है, क्वालिटी की क्या परिभाषा है इसको लेके वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो आरटीई जब आया तो उम्मीद और उसका पूरा विजन यही था कि वो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है। वो एक थ्रस्ट था कि सबको बराबरी की शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा मिले। लेकिन जो सारी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं या जो चीज़ें हैं जो गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या उसको बनाते हैं, जैसे कि एक स्कूलों में क्लासरूम्स में लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, एडिक्वेट टीचर्स है, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, टीचर का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो तमाम बातें जो हैं आरटीई में एक तरह से सम्मिलित थी कि ये सारी तमाम बातें गुणवत्ता की शिक्षा को आगे ले जाने में मदद करेंगी और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में, जैसा कि इन्होंने कहा, नीति आयोग ने इनको ऐसा बना दिया है कि जैसे ये इनपुट्स हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और बल्कि इनपुट्स और आउटपुट्स में क्या रिश्ता होता है उसको ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि करिकुलम हमारे देश में एनसीएफ के आने से और टेक्स्ट बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं गया। और आज की ये सिचुएशन है कि हमारे आरटीई में इम्प्लीमेंटेशन की जो बात की जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये भी एक बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है आरटीई के बारे में सोचने का, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की तो दूर की बात है, मॉनिटरिंग गवर्नेंस की जो बात की जा रही है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो भी पूरी बात नहीं है। 3 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं आरटीई में आज की तारीख में, और तीनों ने आरटीई को बिल्कुल एक तरह से निहत्ता कर दिया, उसके पास कोई दम ही नहीं रह गया, उस एक्ट को ही इतना मतलब जो दमदार था उसमें से वो दम ही निकाल दिया। तो सबसे पहली तो ये अमेंडमेंट थी कि टीचर्स को हम जो कि अनक्वालिफाइड हैं, जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो 2009 में जब एक्ट बना था तभी कहा था कि ठीक है आप थोड़ा सा समय लेके ये सब करें। उस समय जो बोर्दिया कमेटी थी, आरटीई-एसएसए कमेटी, उन्होंने आंकड़े बताए थे 10.6 लाख टीचर्स जिनके पास से क्वालिफिकेशन नहीं है, और कहा कि अगले 5 साल में हम ये पूरा करेंगे। लेकिन 2015 तक ये पूरा करना था, 2015 तक, और नहीं हुआ। उस दौरान कोई भी ऐसा कदम भी नहीं उठाया गया कि जिन राज्यों में टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, उस तक भी बात नहीं पहुंची। हालांकि 2011 में जस्टिस वर्मा कमीशन बनी, जिसकी रिपोर्ट 2012 में आई, और सबसे पहली रिकमेंडेशन यही थी कि सरकार को टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 90% टीचर ट्रेनिंग प्राइवेट में हो रही है, जो कि टीचिंग शॉप्स हैं, जिससे कुछ भी निकल नहीं रहा है। तो ये जो है अमेंडमेंट अब ऐसी हुई कि 2015 से लेके मार्च 2019 जो आज आ गया है, हम सब टीचर्स को जो बाकी बचे हैं उनको ट्रेन कर देंगे, और वो फिगर 10.6 से 11 लाख पहुंच गई थी 2015 में। उसके हिसाब से जो कुछ थोड़ा हिसाब लगाएं तो ऐसा था कि जो रेट ऑफ मेकिंग टीचर्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड वाज
61,000 टीचर्स एवरी सिंगल मंथ बिटवीन सितंबर 2017 एंड मार्च 2019, ये आंकड़े थे। अब आज की तारीख में उसके बारे में क्या हो रहा है हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च 19 तो आ गया है। क्या 61,000 टीचर्स को क्वालिफाई किया हर महीने स्वयं पोर्टल के थ्रू, जो कि ऐसा पोर्टल है इतना दूर? आई मीन हाउ डू यू अंडरस्टैंड किस तरह से पढ़ाना है थ्रू डिस्टेंस मोड? वो अपने आप में एक मुद्दा बनता है। और मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा था कि थ्योरेटिकल कुछ देने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ा रही हैं, हमें केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है। लेकिन टीचर्स कैसे पढ़ाएं वो थ्योरी और प्रैक्टिस का मुद्दा है, केवल थ्योरी और केवल प्रैक्टिस का भी नहीं है। तो जो बात आंकड़ों की कही इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन, मैं केवल एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि अगर हम ऐसे राज्य देखें जिसमें सबसे ज़्यादा अनक्वालिफाइड, प्रोफेशनली अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं, जैसे कि यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, वो सब स्टेट्स स्कूल एजुकेशन के बजट का केवल 1% खर्चा टीचर ट्रेनिंग पे करते हैं, और वो भी अब शायद गायब हो रहा है। डाइट्स में जो कि 5% टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे हमारे देश में, 35% से ज़्यादा टीचर एजुकेटर वैकेंसीज अभी भी चल रही हैं। एजुकेशन का शेयर तो नीचे गिर ही रहा है। एसएसए जो एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल व्हीकल था आरटीई को चलाने के लिए, वो एसएसए अब समग्र शिक्षा का हिस्सा बन गया है। इसका मतलब 3 स्कीम्स, एसएसए, आरएमएसए, टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिला दिया तो जो एक अनसर्टेनिटी थी और कुछ तरीका था कि हाँ एसएसए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली सारा जो काम है आरटीई का वो एसएसए के थ्रू आएगा। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि आपने तीनों को मिला दिया है, कितना एलोकेशन कहाँ जाएगा? और अगर हम देखें तो सेस की बात उठी थी, 6% ऑफ द सेस एक्चुअली वाज यूज्ड फॉर एसएसए, और कोई फंड्स एसएसए में नहीं थे, केवल सेस के, और वो भी 60%। अगर हम इसको तीनों को मिला दें तो आपकी फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी भी बढ़ जाती है। तो आपकी फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी की वजह से जो एक मॉनिटरिंग और गवर्नेंस के मुद्दे हैं आरटीई को लेके, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि विविधता ज़्यादा है, हर स्टेट्स की अलग अलग समस्याएं हैं, तो वो कितना और पेचीदा बन जाएगा ये मामला। तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग और गवर्नेंस जो नीति आयोग का एक थ्रस्ट है आज आरटीई को लेके, वो अपने आप में ही एक्चुअली ज़्यादा वॉलेटाइल बन रहा है, क्योंकि हमने एसएसए एज अ स्पेसिफिक एजेंसी टू लुक एट आरटी, उसी को हमने मिला दिया समग्र शिक्षा में। दूसरी बात ये भी है कि एसएसए इज़ अ स्कीम एंड अ प्रोजेक्ट, और उसका इंटीग्रेशन विद स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं कई स्टेटों में, तो आपका तो कोई इंस्टीट्यूशनल तरीका ही अब तक नहीं पैदा हुआ जो आरटीई को इम्प्लीमेंट करे, जो आरटीई की देखरेख करे और ये इंश्योर करे कि आरटीई के एम्स और उसकी विजन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है और पेचीदा हो गया। सेकंड अमेंडमेंट ये है आरटीई का, जो कि नो डिटेंशन, हम सबको मालूम है। नो डिटेंशन पॉलिसी को निकालने से, या उसको स्टेट मुद्दा बना दिया कि स्टेट डिसाइड करेगी कि हमको फेल करना है बच्चों को, नहीं करना, पर उसके चलते हमने सीसीई को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि सीसीई और नो डिटेंशन एक साथ था। हालांकि उसकी पूरी तरह से टीचर्स की भी शिक्षा नहीं हुई, उनकी कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, इसलिए सीसीई भी प्रॉब्लमैटिक रहा। लेकिन आज की तारीख में सीसीई गायब हो चुका है एक्चुअली, तो विच मीन्स के आरटीई का पूरा जो विजन था कि हर बच्चा स्कूल में रहे और 8वीं तक स्कूल में रहे, वो अपने आप में अब काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है। तीसरा जो मुद्दा है वो है इसी के साथ जुड़ा हुआ कि आरटीई में अब हमने एक इंडिकेटर्स डाल दिए लर्निंग आउटकम्स के। क्यों? नीति आयोग का पर्सपेक्टिव ये है, उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आरटीई
as right to education should be looked at as right to learning. अब आपने एकदम से उसको डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि आपने एजुकेशन को लर्निंग आउटकम्स में तब्दील कर दिया, और आपने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आउटपुट हो, कि लर्निंग आउटकम्स हों, और इनपुट्स का कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट मैं कोट करूं नीति आयोग को, तो वो कहते हैं द रिमूवल, ये है भी आपके ड्राफ्ट में, द रिमूवल और रिलैक्सिंग ऑफ मैंडेटरी नॉर्म्स सच एज प्यूपल टीचर रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स एक्सेट्रा so that the act can focus on achieving learning outcomes. अब आप लर्निंग आउटकम्स को क्वालिटी के साथ सिनोनिमस कर देंगे कि क्वालिटी का मतलब ही लर्निंग आउटकम्स है, लेकिन क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है ये पूरा जो पर्सपेक्टिव बन रहा है क्वालिटी का, और नीति आयोग का जो पूरा एक एफर्ट है लर्निंग आउटकम्स को आरटीई में डालने का, इससे क्या हो रहा है कि क्वालिटी और एजुकेशन हैज़ एक्चुअली बिन completely taken out of the classroom, कि भाई लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होने चाहिए बच्चों के पास, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, जो वो परफॉर्म करेंगे टेक्स्ट में, उसका असर तभी होगा जब क्लासरूम के अंदर लर्निंग हो रही है। क्लासरूम के अंदर कोई प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं, तो आपका लर्निंग आउटकम्स पे जो जोर जाएगा उसको हमने बिल्कुल ही डाइल्यूट कर दिया। अंत में मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से आरटीई को देखने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, वो नहीं कर रही है, पर ऐसा लगता है नीति आयोग की सिफारिशों से और आरटीई के अमेंडमेंट से कि सरकार गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का कंट्रोल लेना चाहती है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहती है, और जो एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं, क्या पढ़ाना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, जो कि हमें सब पता है कि किस तरह से वो आइडियोलॉजिकली उसको कैप्चर किया जा रहा है, कम्युनल बनाया जा रहा है, उसको आउटसोर्स किया जा रहा है। आज की तारीख में कभी सभी राज्यों में जो कोर एडवाइजरी कमेटी होती है, जो आरटीई में या एलिमेंट्री एजुकेशन में एडवाइस देती है स्टेट्स को, वो सभी कॉरपोरेशन से आए हुए लोग हैं, तो वो एक्चुअली एक्सपर्ट्स बने हुए हैं पॉलिसी की स्पेस में। तो हम ये बिल्कुल भी गलत वहमी में ना रहें कि एज एजुकेटर्स, एज एक्टिविस्ट, वी हैव एनी स्पेस in the sector today. That space has actually gone away. It has become totally outsourced in a sense, in terms of even what expertise in education would mean. And just a couple more things. ऐसा लगता है मुझे कि इस पूरी प्रक्रिया में टीचर का रोल भी रीडिफाइन किया गया, जैसे कि क्वालिटी को रीडिफाइन किया गया। टीचर का रोल अब यह है कि आपको बस टेस्ट देने हैं और ये देखना है कि बच्चे परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और लर्निंग का पूरा उत्तरदायित्व बच्चों पे ही थोप दिया गया है, क्योंकि अगर आप पास नहीं होंगे तो आप फेल होंगे, तो किसी का और उत्तरदायित्व है ही नहीं, वो तो बच्चों का है। इसका ये मतलब हुआ कि एजुकेशन तो मार्केट ड्रिवन हो ही गई है, क्योंकि क्लासरूम के प्रोसेसेस के लिए आपके पास पैकेजेस हैं जो मार्केट से मिलेंगे, और मार्केट से खरीद के स्कूल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सोशल जस्टिस और इक्विटी का मुद्दा है, वो मुद्दा आंकड़ों में गुनाह हो गया है। बस उसके बारे में आप आंकड़ों में बात कीजिए, और जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप रेटरिक से बात कीजिए कि हाँ, हम गैर बराबरी की बातें कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इक्विटी हो, क्वालिटी, इक्विटी, ये सारे शब्द हैं, लेकिन इन सब शब्दों के पीछे जिस तरह की नीतियाँ बन रही हैं या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो इन शब्दों को खोखला कर रहे हैं और खोखले हो चुके हैं। तो हम केवल एक तरह से गुमराह हैं स्टैटिस्टिक्स में, और बस उसी को चेस कर रहे हैं। And at the end of it, I think the RTE itself is a challenge in terms of its vision, because it's been completely diluted. So that becomes also an equally important fight for us in terms of making it a political agenda, because the political agenda should state clearly that there is an attempt to change the discourse of quality education and the discourse of equity and its relationship with quality. Thank you. Thank you very much. हमने देखा पैसा भी कमाया, एलोकेशन कमाया, और अभी डाइल्यूशन कर दिया 3 अमेंडमेंट के द्वारा। टीचर एजुकेशन, नो डिटेंशन पॉलिसी, और फ्रॉम एजुकेशन टू लर्निंग आउटकम जो
नीति आयोग ने ये किया है. Thank you very much. Now I request Dr. Niranjan Aradhya from the National Law School, University of Bangalore. इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा activist और expert हैं, Professor Aradhya. Thank you, sir. Thank you, Chair. Friends and dignitaries on the dais and off the dais. We had a lot of expectations when RTE was enacted. RTE being a fundamental right, justiciable right. In fact, we had a lot of expectations, and all of us know things have gone pretty badly wrong in the last almost 9 years. Very bad. And when we talk about the present government, also we should remember the previous government, even before NDA, has not really done much about implementing the Right to Education Act. In fact, forget about the radical change, that what we are talking about, the common school system. Even the holistic implementation of RTE Act was completely, kind of derailed. I think this is very important thing that we need to, discuss about. And particularly if you look at the last 5 years, there is a quantum jump. In the sense, things have gone from bad to worse. Bad to worse. So this is really something very alarming, and what do we do is really the question that all of us have raised. Friends have already raised many things. I apologize for a couple of repetitions. I fully endorse resources is very, very critical. How can you implement a development right? It is not a protection right. It's a developmental right. So you need a lot of money for that. You need resources. So if you look at the way, resources has been allocated in the last 5 years, already Professor Praveen has raised those issues, is very, very, kind of disappointing. It's not only disappointing, it's more of abdication. What you do, a state is abdicating its constitutional responsibility, because whenever fundamental right, the obligation is squarely on the state. What do you talk fundamental right if state is not taking the obligation? State has to take the obligation. If state is not taking obligation, then I think probably there is no meaning for fundamental right. Having said fundamental right, you cannot open the education for the, open market. That itself is a kind of, not respecting the fundamental right. So therefore, if you look at their, even manifesto, I quote, the BJP said in 2014 before elections, they called education, quote, most powerful tool for the advancement of the nation and most potent weapon for fight poverty. Have you done in the last 5 years? Have you really, visualized education as a powerful tool for, transformation? Because our basic understanding of education is a social good. It's a tool for social transformation. And if you go beyond that, particularly sane and Newsbum, it's a kind of, tool for your own capabilities. So what we have done? What we have done in the last 5 years? Professor Jha has already said, the average budget in the last 5 years has come down from 4.6 to 3.5. This is just average percentage of average budget spent by the central government in its budget. So that has come down. And many a times we always, equate this with GDP. GDP is much worse. It is, it has come down from, as you said, 0.64% to 0.45%. And what was Tapas Majumdar committee report in 1999 for the RTE? They said categorically at least increase 0.86% of the GDP. That was the recommendation. So we are spending less than 1%. We are spending less than 1%. And as Professor Poonam said, we have completely diluted the right to education into right to learning outcomes. Education is not just learning outcome, it is not 3 hours. Even if you go by our own father, Mahatma Gandhi,
What Gandhi said, it is not 3 hours, it is 3, yet it is to do with hands, heart, and things. So I think you are completely, redefining the education. We are completely redefining the education. So therefore, what really they have done in the last 5 years, communalization is one of the biggest agenda. We have seen that, like many states have deviated from what NCF says, National Curriculum Framework. Commercialization is another biggest agenda. In fact, the corporate houses are dictating the terms. The policies of education, particularly from Karnataka experience, it is not done by the educationists or the academicians. It is the business houses, corporate houses. They have their own policy planning units in the department, and they are dictating the policy. So what does it mean? And also, if you look at, the kind of lies, Beti Bachao, Beti Betao was a very, kind of ambitious program. 644 crore has been allotted, and 156 crore has been utilized for publicity. What are you doing? You are using the, exchequer money for your own publicity. I think this is something seriously, I think all of us need to think. And you promised a new education policy. What happened to the new education policy? Even today, new education policy is not on the public domain. You said that 1986 policy, 1992 policy was not very, kind of relevant. First of all, you have not implemented those policies, in its, kind of, very holistic perspective, but still you called it as inadequate. But what have you done to, kind of, to come out with a new education policy? So therefore, lot of issues. The question is, what is the way forward? What is the way forward? Friends, I strongly believe unless we make education a social movement in this country, unless we ask, kind of our share in a proper way, I think we are not going to achieve, that what we are asking for. Common school is an accepted recommendation by the Kothari Commission. And state is abdicating to that extent, as Poonam said. We are almost spending 61% of the education cess and equating with the main budget. We are almost shifting our responsibility. So therefore, I think already all of us know 3 major campaigns have come together in this country. Alliance for ECD, Campaign Against Child Labor, and Right to Education Forum. We had a meeting on 17th December, and the unanimous resolution was to make education a prime political agenda. All these years, political parties were setting agenda. Time has come now in India. People should set agenda for the political parties. That is the only way. Unless we make education a prime political agenda, unless we ask certain basic things from these political parties, I think probably we may not be able to bring the kind of changes that what we are talking about. What is that we can ask from this campaign? There are a lot of things that what should go to manifesto first. Because before we engage them after elections, we don't know how these people will change colors. Praveen has already mentioned about, the kind of how they are using the entire political scenario in their favor, and they are very good at it. They are very well trained for that. They have been trained for a long, many years. So we all of us know, but what do we ask? At least this should go to their manifesto. Of course, one, without, kind of negotiation, 6% of the GDP. It is not, we are asking, it was after, kind of enough research in 1966. Please give, what it was recommended in 1960, not in 2019. 6% of the GDP should be the core demand. Number 2, I strongly believe it is not just based on reading. My working with SMC, SMC is the vehicle for implementing the Right to Education Act at the school level. SMC need to be strengthened. No governments are bothering about strengthening SMCs. I think we need a political commitment from these parties that they take all possible measures to strengthen these institutions at the school level.
So SMC should be one of the core demand. They should include in their manifesto as a commitment to provide both resources as well as kind of opportunities to strengthen SMCs. Number 3, in fact, to make education that of course include care, nutrition, early opportunities for young children, and of course an equitable education as a non-negotiable demand up to 18 years. Because we are talking about sustainable development goals, and very interestingly you brought Samagra Shiksha Abhiyan by replacing Sarva Shiksha Abhiyan, teacher education and RMSA. Now we need a commitment in your manifesto that you are going to extend right to education. In fact, if you look at Unnikrishnan judgment, nowhere Unnikrishnan said that right to education is only just confined to the 14 years. It said further, the next part is subjected to the economic capability, capacity of the state. So therefore, it is important for us to ask this particular demand that please extend. And we have a rationale for this now. We have sustainable development goals. Whenever we go for national, international platform, we say very, proudly that, oh, we are part of sustainable development goals and all. So what is that you are doing in the state? I take 1 minute, sir. Then, of course, preschool is very, very important for all of us. What we have realized in Karnataka, wherever possible, the school development monitoring committees have mobilized money to start preschool, and naturally the school strength has increased, particularly in class 1. So unless you create that kind of an environment, it is not possible for us to strengthen public schools. And fourth, we have to ask a commitment from these political parties. They are not going to close down government school. It's a mass closure. Mass closure. So I think we need a commitment. So you need to take measures to strengthen public schools, not to close down. Don't hand it over to corporate sectors or NGOs. That is not the agenda. It is your responsibility. And of course, the last one, they have to give a commitment to curb privatization. What is this? See, like education being a social good, how can you promote private players in the sector? And you are almost, estimating as some $1 trillion, kind of a profit. Okay. See, this particular country has always said, Shiksha is, in Kannada we call it as Shikshana Mahadana. This is a great, kind of thing. And what are you doing? And you are talking the kind of culture which you are, kind of advocating, and you are encouraging all kinds of commercialization and privatization of education. I think probably we have to ask this as non-negotiable demand in the political parties. So therefore, friends, for the next 3 months, next 2 months at least, I think we have to spend sleepless nights. How do we take it to the people? It is not just, kind of a convention. Yes, convention is one good thing to launch, but this issue should go to the people. When people vote for the political parties, they should ask these prime questions. They should ask politicians, are you going to give this commitment? Unless you give this commitment, we are not promising anything. So therefore, I think this is the time that all of us take a very, kind of strong decision. Let us take it to the people next 2 months. Let us reach every, in fact, we have to reach all political parties irrespective whether they belong to right, left, center, whatever it is. And also we need to reach almost all Jilla Panchayat members and Taluk Panchayat members. Many a times, they are, very close to their own president and secretary of the party. So we must educate. We must tell them that you have to include this as a kind of prime agenda. I hope if we are able to do that, we can engage after elections. Post-elections, we don't know what will be the results. It's too early to say anything, but certainly it gives a tool for us to engage with them. So unless we engage, we may not be able to do much in education. So I think we have to make a resolutions. Let us, move forward in that direction. And thank you very much for this opportunity for organizers, particularly Amrish. And I wish you all the very best, and we are always with you. Thank you very much. 5 concrete demands
6% of GDP. Strengthen SMC. Number 3, 0 to 18. Number 4, no closing of schools, strengthen the schools. Number 5, no privatization, curb privatization. So these are concrete demands. Thank you very much, Professor Aradhya. Now, Dr. Ramchandra Begor from UNICEF. UNICEF has been our partner in this campaign, so we welcome Dr. Begor. Good morning, everybody. Professor Mohanty and other panel members, distinguished delegates, and all the members who have been invited here. I would like to look at more from the perspective of child and also from what is required, in terms of moving forward in the paucity of time. I think we have 10 minutes. I'll take 5 points and 2 minutes each for that, and then I'll try to explain in terms of, I think, some of the critical things. If we focus it much significantly as we move forward and come together, I think we can look at transformation. As said, the discourse of education, definitely I think I reiterate on equitable quality education. I think that is something which is very, very significant, and we all need to emphasize, re-emphasize, and talk about equitable quality education, education for all, and no child left behind. So therefore, that is something which is unique and cutting across. The second, as a larger umbrella, I think if we are achieving the goals of SDG, I think education is a key driver, and therefore the importance of education, to emphasize on that, to make this happen, should be at the forefront. Now coming to the looking at as a continuum, I think one significant thing we all, though right now it's not in the act, it's like child getting the right start. Getting the right start is very, very critical. And therefore, we have been talking of preschool education. Good quality preschool education is a must. And this has to be ensured. Interministerial convergence, how do we roll out the plans for that? There would be challenges in making that happen. I think that is something which we all have to come together and make that, because there's a lot of studies now, Indian studies across, how important it is to having the good right starts, and good quality education especially has so much impact of completing what we call RTE, 8th grade or subsequently, but it's retention and learning that has significant impact, and therefore that is one significant. The second part, we talked about the out-of-school children and children not completing. I think if we look at cutting across the things why there is an issue, I think we still have a challenge with regard to good quality, what is so-called special training programs, or teachers who are supporting those programs. I think there is a need to emphasize about, you need a specialized skills to support these children. I think teacher professional development programs really do not talk about that in specific. Not necessarily we need to have specific about those how we talk, but teachers' capacity is a big challenge around that. I think we need to look at quality versus both parallel. It's not that we bring children in school and then we look at quality. Otherwise, we are having this problem of, you bring to the children, there is no quality again, and children are not completing. I think that is something which we need to work on it. Third aspect is again about the child, providing child-friendly protective learning environments. I just emphasize here on the general framework, we have talked about school safety, security related, there are norms around that. We have been talking about sports for development program, whether we have good libraries. I think just giving protective learning environment. A child is safe in the schools. That's the place where a child is coming for learning. I think that is something which is we need to talk about. The fourth aspect is about improving teaching quality. I think classroom environment, teacher support systems, I think is very, very critical. Today, we have multiple nature of schools. We have single teacher schools, we have 2 teacher schools at the primary level. Teachers are to deal different grades, 5 grades. Now,
let's look at that. The ability and capacity of the teacher to deal multiple grade, multi-level situations. Do we have that? That is something about teacher quality. Support to that, what is the teacher support system? Look at the pedagogy, the part of the child-friendly learning environment, child-centered, what we are talking. Second is about teacher support system. When we talk about it, what about the BRC? I think that's our CRC, Cluster Resource Coordinators. And also, we talked about the diets, but how can we help teachers to support teacher performance? The teacher support systems should help teacher performance. I think that is something which has been quite some time a neglect area. I think we need to look about that. Third, but not the least within that improving teaching quality and I think this assessment business. We have large-scale assessments, we have school-based assessment. There is a lot of confusion that goes. Let's be very clear about large-scale assessment, which tells about the health of the system. The talk of school-based assessments are CCE, which is a continuous process to help identify, diagnose, and immediate support. That need not to be, looking at coming back to the district or state to, make transformation. The whole idea is it helps teacher to provide immediate support for revising his classroom transactions. I think that distinction with making that, we need to look at curriculum pedagogy and strong linkages with assessment, what we have been talking about it as not narrowing down just to the learning outcomes. The last but not the least is about the data. I think there's a lot of high quality data also available. There are issues about data, but somehow the use of that is not systematically done. Say, for example, if I take about the planning processes, to what extent the evidences are used to support planning. It is still about the generic ways of doing. So, for example, whether it is based on evidences that require a differential plans and strategies and interventions have been thought of, and that is significantly still a challenge. Because there is so much of generic ways of planning, we need to look at use of evidence as a culture to help support planning and processes. Now, whether we talk of Samagra Shiksha program or something integrated school education program that is going to be there, if we have evidence-based results planning, the continuity of input, process, and outcomes, that continuum can be looked at much more significantly. So at the end, I think quality with scale will become a very, very significant. We cannot afford to have just now pilots and things. Quality with scale is something which we need to look at it. Second is about partnerships. I think we need to all come together to make this happen as a movement. Definitely, yes. We need to look at that as to how this can happen as a roadmap, and as we move forward, this is very, very. Last but not least, about the extension of that. In order to survive and make this happen, we need to work towards extension as well. Preschool, beyond elementary. I think it has to cover both as a continuum, right from preschool to the secondary education part, at least. And that also becomes for us to keep this alive. So this advocacy has to be continuously worked. Thank you very much. These are very crisp as far. Suggestions, particularly the point about child-friendly protective environment, physical, social, and psychological protective environment for the child. Thank you very much. Our last panelist is Professor Vinita Kaul, senior educationist, now with Ambedkar University. Thank you, Professor Mohanty. सबसे पहले मैं RTE का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, RTE फोरम का, नॉट RTE का, कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का. इसलिए खाली नहीं कि मुझे मौका दिया, पर प्री प्राइमरी एजुकेशन को इस स्तर पे लाने का आपने ये स्टेप उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन, मेरे पहले वक्ताओं ने भी ये बात कही कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है, उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है ये सोच करके कि ये तो एक लग्जरी है.
मैं एक बात बहुत ज़िम्मेवारी से कहना चाहती हूँ कि अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन, और मेरे पहले मिस्टर बेगो ने भी ये बात कही है, अगर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को जो उसका जितना उसका इम्पोर्टेंस ड्यू है अगर हम नहीं देंगे, तो मैं आज दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास इसकी एविडेंस है कि हम आरटी के गोल्स को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस नींव को सोचना है। दिस इज़ लाइक मेकिंग अ डीडीए हाउस इन दिल्ली, जहाँ नींव को कोई ध्यान नहीं दिया जाता और स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। हम ये शिक्षा को भी उसी तरह से एक डीडीए की मकान की तरह सोच रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, नींव की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पे उस नींव को बहुत मजबूत बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। और इसकी चर्चा अब तो एसडीजी में भी आ गया है, तो इसको हमें कई बार बाहर से चीज़ आती है तो हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अब एसडीजी का एक गोल बन गया है, एक टारगेट बन गया है, तो अब इसको हमें महत्व देना ही होगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी बात नहीं है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को कभी किसी ने मेंशन नहीं किया है। जो हमारी 1986 पॉलिसी थी उसमें भी एक पूरा चैप्टर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करके दिया गया था। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में हमारी उस पर हर चीज़ की, हमारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो अच्छे स्तर पे बनते हैं, सब सही बातें कही जाती हैं उस पर। प्रॉब्लम जो होती है उसकी कार्यान्वयन की होती है कि वो नहीं होता है। आरटीई को लेकर के मैं ये सबसे बड़ा मुद्दा जो यही है कि आपने राइट टू एजुकेशन को सोचा कैसे बिना राइट टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्योंकि लर्निंग बिगिनस एट बर्थ, इट डजंट बिगिन एट एज 6। तो अगर बच्चे का जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूम पे होता है, अगर हम पिछले 6 साल को भूल जाएंगे तो फिर हम आगे से कैसे उसको कर सकते हैं, इसको भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक एक्सटेंशन ऑफ जिसके हम डिमांड कर रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को हमें आरटीई में शामिल करना चाहिए, उसकी डिमांड का सवाल है, तो ये आज की बात नहीं है, कई दिनों जब से आरटीई बना तब से ये डिमांड चल रही है। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताना चाहूँगी बहुत संक्षेप में कि 3 सब कमिटीज़ बनी हैं, जिसमें तीनों का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं तीनों में मेंबर थी। जो इसकी केप की सब कमिटीज़ 3 बनी थी, तीनों में इस बात पे चर्चा हुई थी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को हमें आरटीई में शामिल करना चाहिए। तीनों में काफ़ी चर्चा भी हुई और काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस भी हुई। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी मैं आपको बताऊं कि जो पहली ये 2011 से मेरे ख्याल में शुरू हुआ होगा ये प्रक्रिया। जो फर्स्ट 2 जो थी ये सब कमिटीज़, उसमें हम लोगों ने हम जो 1-2 जने थे जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के फील्ड में से थे, हमने इस पर काफ़ी ज़ोर देने की कोशिश करी और काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये क्यों होना चाहिए। लेकिन जो तीसरी सब कमेटी थी जो कि अभी 2 साल पहले थी, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उसमें हम लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स थे, 3 स्टेट्स के मिनिस्टर्स थे उस कमेटी में, उन लोगों की तरफ से ये डिमांड आई कि नहीं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और हमें हम शब्द नहीं बोले, उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं से इसको रेकमेंड करना चाहिए। जो चेयर में थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो थे, उन्होंने इस पे बहुत बल दिया और तब मुझे काफ़ी उम्मीद बनी कि अब फाइनली अब ये आ जाएगा आरटीई में, लेकिन फिर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं पे हम जो अपने पैसों की जो प्रोफेसर प्रवीण झा ने बात करी है कि कहीं पे वो रिसोर्सेज को लेकर या तो अटक जाता है या हमारी कहीं मंशा नहीं होती, पर हम ये प्रक्रिया चलाते रहते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। अब सब लोगों ने इसकी बात करी समग्र शिक्षा अभियान की, तो समग्र शिक्षा अभियान में फिर उन्होंने इसको एक संगठित करके उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी इसमें डाल दिया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुमित्रा जी के संग पढ़ रही थी, महाराष्ट्र का नया वो आया है, पॉलिसी आई है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। जो प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, केयर एंड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो एक कन्वर्जेंट इशू है क्योंकि उसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तीनों आते हैं, होलिस्टिक है। जो महाराष्ट्र और इसमें ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का भी और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी। अभी ये समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि स्टेट्स को उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि या तो वो नए सेंटर्स खोलें, नए प्री प्राइमरी क्लासेस खोलें अपने स्कूलों में, या वो आंगनवाड़ियों को रिलोकेट करें। और बहुत तादाद में आंगनवाड़ियाँ रिलोकेट भी हो गई हैं स्टेट्स में, आप लोगों को पता होगा।
और या आंगनवाड़ियों के संग उसका कोई समन्वय बनाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये अभी ये निकला है और अभी हम जो ये पढ़ रहे थे इस सेशन के पहले, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है महिला बाल विभाग योजना विभाग महाराष्ट्र की जो पॉलिसी में कि केवल एक ही तरह का कार्यक्रम होगा और वो आंगनवाड़ी होगी। मतलब एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से नहीं बात कर रहा है, दिल्ली वाले बम्बई से नहीं बात कर रहे हैं, ये हाल है। और इसको हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में है कि एक सोच नहीं है, और वो एक सोच जो नहीं है वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसको हमें नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है। हम केवल इसमें वी शुड नॉट बी डूइंग मोर ऑफ द सेम थिंग एंड कैरिंग ऑन विथ लाइफ। मैं बहुत थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगी। प्राइवेट सेक्टर बहुत तादाद में फैल गया है। हमारी अपनी रिसर्च से हमें पता लगता है कि इट हैज़ रियली गॉन प्रोलिफरेटेड ऑल ओवर द कंट्री। अब धीरे धीरे जो असर का डेटा आता है उससे पता लगता है कि कई जगहों पे तो मेजॉरिटी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। और इससे मुझे ये समझ में आता है कि हम में वो शायद क्षमता नहीं है कि हम इस बात को इस मुद्दे को हम ले जा सकें उतनी हद तक, लेकिन जो समाज है, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनमें ये समझ है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि स्कूल से हमें कुछ मिलना नहीं है, इसलिए हम उनको प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं। कहीं पे हमें उनकी ये सोच को बदलना होगा, और उसको बदलने के लिए हमें स्कूल सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। हम यही सोच के कि उनको प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए, हम नहीं, इसको वी कैन नॉट विश इट अवे, क्योंकि उनकी अपनी भी एस्पिरेशंस हैं। तो कहीं इसको सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्यों प्री प्राइमरी इम्पॉर्टेंट है ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे कि पहले 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो ब्रेन का ग्रोथ होता है वो फर्स्ट 6 इयर्स में होता है, ख़ास तौर पे फर्स्ट 3 इयर्स में। और अगर उस समय बच्चों को ठीक तरह की शिक्षा या ठीक तरह का वातावरण नहीं मिलता है तो वो बच्चों का पूरा पोटेंशियल नहीं डेवलप होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम पहले 6 वर्षों को किसी भी तरह से अगर निगलेक्ट करेंगे तो आगे चल कर के हम ये उम्मीद करें कि बच्चे कितनी भी हम उनको इनपुट्स दें या एनवायरनमेंट दें, वो नहीं पूरा उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसमें मेन चीज़ क्या करने की है, मैं उस पर आती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आरटी में इसका शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं रहता है। मैं इस बात पे भी कहना चाहती हूँ कि हमने कहा कि ये लर्निंग जो क्वालिटी का डेफिनेशन है वो लर्निंग आउटकम्स पे जाके रिड्यूस हो गया है। अगर हम केवल लर्निंग आउटकम्स को भी देखें तो वो भी नहीं हासिल होंगी अगर हम पूरे क्वालिटी एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं देंगे, और उस क्वालिटी एनवायरनमेंट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी स्टडी जो है, अभी बच्चे ये हमारा हर रोज़ पेपर में आता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। हमारी अपनी स्टडी जो हमने 14,000 बच्चों पे करी थी पिछले 5 सालों में, 5 साल उन बच्चों को हमने फॉलो अप किया, उसमें से ये बात बहुत क्लियरली उभर के आई है कि जिन बच्चों को अच्छी क्वालिटी का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिला उनकी स्कूल रेडीनेस कहीं ज़्यादा आगे थी। और न कि केवल वो स्कूल रेडीनेस आगे थी, पर स्कूल रेडीनेस आगे होने से उनके प्राइमरी में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर थी, हाउस होल्ड फैक्टर्स को कंट्रोल करके। तो अगर हम ये बात मतलब इसकी हमारे पास इतनी क्रेडिबल एविडेंस है अब, तो हम और ज़ोर से ये कह सकते हैं कि अगर आप प्री प्राइमरी एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की देंगे और आरटी में इसको शामिल करेंगे तो उससे कितना फ़ायदा स्कूल आरटी के गोल्स को भी हो सकता है। दो आई firmly say that pre-primary education or early childhood education is important in its own right also. It's not only for the purpose of school education. लेकिन अगर वो भी हम माने तो वो बहुत important है। What is needed basically I think is one is essentially के quality of curriculum। जो एक चीज़ और हमारी स्टडी से निकल के आई कि अभी बहुत तादाद में बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं इन द सेंस के बहुत तादाद में बच्चे आंगनवाड़ियों में जा रहे हैं, और बहुत उससे भी ज़्यादा तादाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी वो तादाद प्राइवेट स्कूल प्री स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड उनको जो शिक्षा मिल रही है, यदि कि वो बच्चे जो जिसको डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं वो हो रहा है, बच्चों को रोड से सिखाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है हमारे एनालिसिस के अनुसार कि जो बच्चे
प्री प्राइमरी में जा भी रहे हैं उनका उल्टा असर हो रहा है, उनकी स्कूल रेडीनेस नहीं डेवलप हो रही है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन उनको देना चाहिए, जो खेल द्वारा प्लान्ड प्ले के द्वारा उनको जो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। द अदर इज़ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द होल सेक्टर। अभी पूनम जी ने बात करी टीचर्स की और ये भी बात करी डिस्टेंस एजुकेशन की। फिर से मैं दोबारा से अपने वो महाराष्ट्र वाले जो हम चर्चा कर रहे थे सुमित्रा जी के साथ मैं कर रही थी, उसकी पॉलिसी में लिखा गया है क्लियरली कि टीचर्स जो होंगी या टीचर्स या जो भी वर्कर्स होगी उनको ई लर्निंग मॉड्यूल्स से केवल ट्रेनिंग लेनी है। कैन यू इमेजिन दिस? सिर्फ ई लर्निंग मॉड्यूल से उनको ट्रेनिंग मिलेगी। क्या हम ई लर्निंग मॉड्यूल से सारा दुनिया जीत सकते हैं? ये जो एक अप्रोच है ये बहुत परेशान करने वाली अप्रोच है। तो वेयर आर वी टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स? वेयर आर वी टॉकिंग अबाउट गिविंग द बेस्ट टू आवर यंग चिल्ड्रन हु आर स्पेशली एट द फाउंडेशन स्टेज? And last but not the least, I think there is also this whole issue about role definitions. I think that somewhere what is needed, अभी हम 1975 से ICDS प्रोग्राम चल रहा है। ICDS प्रोग्राम एक ढर्रे पे चल रहा था, उसका स्ट्रक्चर था शुरू में बहुत अच्छा प्लान किया गया था। उसको एक्सपैंड होते होते अब 1.3 मिलियन आंगनवाड़ीज़ हैं पूरी कंट्री के अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या हो रहा है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। कई स्टेट्स में तो आंगनवाड़ियाँ सिर्फ खिचड़ी सेंटर के नाम से अभी भी चलती हैं हमारी स्टडी के हिसाब से, और अभी भी एम्फोसिस जो है वो खाने के ऊपर है ना कि शिक्षा के ऊपर। और अगर हम चाहते हैं कि हर बच्चे को एक इक्विटेबल और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली एजुकेशन मिले, तो अगर हमें शुरुआत करनी है तो क्या जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सिस्टम है उसी से करनी पड़ेगी या हमें उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है? इसमें स्कूल का क्या रोल होना चाहिए वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आंगनवाड़ी से स्कूल में जाता है, वो कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो बच्चों को कहीं और भेज रहे हैं उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं और वो किस तरह से हमको दोबारा से रीडिज़ाइन करने के लिए कंपेल करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की ये व्यू है कि बच्चे को किसी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इसको एक नया ढांचा की तरफ लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए और ख़ासतौर पे क्रेशेस, जबकि क्रेशेस की इतनी कमी है तो आंगनवाड़ी कैन प्ले अ मच बेटर रोल एज रनिंग अ क्रेश। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन बातों पे लाने की मुद्दे हमें टेक अप करने की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू। प्री स्कूल एजुकेशन, आप सबको पता है कि वहीं से एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है। कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम 2-3 मिनट कुछ डिस्कशन के लिए, कोई कमेंट्स अगर प्लेनरी से कोई खास क्वेश्चन अगर पूछना है, नहीं तो हम क्योंकि और एक बहुत बड़ा पैनल है, तो लेट अस थैंक आवर पैनलिस्ट। हमको बहुत बहुत आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव और कॉन्क्रीट सजेशंस दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, समय भी हमसे संघर्ष कर रहा है, 1 घंटा हम लोग पीछे चल गए हैं, चाय के लिए 10 मिनट रखते हैं। आइए चाय पीते हैं, इसके बाद फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। प्लीज़ 10 मिनट में, और हम लोग ये कर सकते हैं। आइए प्लीज़।